आइए साहिबान, इस नहायत सनसनीखेज दास्तान की किस्त नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। जब कार उनके सामने से गुजर रही थी तो दोनों के दिल दफातन हलक में जा अटके थे, क्योंकि कार में महज 2 खूबसूरत लड़कियां सवार थी। गाड़ी रुकने के बाद दरवाज़ा खुला और दोनों लड़कियां बाहर निकलकर कार का बोनट उठाकर इंजन को चेक करने लगी। फिर एक लड़की ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर मामूली सी गूं के बाद एक गाड़ी फिर बंद हो गई। शंकरलाल और बदरी माला अपनी कैबिन के पास खड़े नहायत दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहे और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि गाड़ी का इंजन यूं ही हमेशा बंद रहे और वो इस नज़ारे से लुत्फ़अंदाज होते रहें। लगता था कि भगवान ने उनकी दवा सुन ली है, क्योंकि 15-20 मिनट की कोशिश के बाद लड़कियां गालबंद थक गई थी। मायूस होकर उन्होंने आपस में कुछ बात की और फिर चारों जानब निगाहें दौड़ाने लगी। जो ही लड़कियों की नज़र इन दोनों मुसल्लह अफराद पर पड़ी तो एक लड़की ने हाथ के इशारे से उन्हें अपनी तरफ बुलाया। दोनों अपनी राइफलें थामे कार की जानब बढ़ गए। उनके हाथों में राइफलें देखकर लड़कियां बुरी तरह सहम गई थी। बदरीमल करीब पहुंचते हुए बोला, देवी जी खैरियत तो है? दोनों लड़कियां अपनी वज़ाकता से काफ़ी पढ़ी लिखी और मुतवव्वल घराने की लग रही थी। दोनों ने ही सर पर खूबसूरत सी हैटनुमा टोपियां पहन रखी थी, जिनके किनारे पेशानी पर आगे की तरफ झुके हुए थे, जिसकी वजह से उनकी पेशानियां ढक कर रह गई थी। ऐसा शायद उन्होंने सर्दी से बचने के लिए कर रखा था। भरे जिस्म और फूलदार साड़ी वाली लड़की खौफजदा होते हुए बोली, श्रीमान जी, हम लोग इस वक्त सख्त मुश्किल में पड़ गए हैं। हमारी कार अचानक ख़राब हो गई और किसी तरह भी स्टार्ट नहीं हो रही। अगर यहाँ कोई पेट्रोल पंप या सर्विस स्टेशन हो तो हमें उसका पता दें। बदरीमल होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, कुमारी जी, आपका गुजर गालबन इस सड़क से पहली बार हुआ है, वरना जानती होती कि राजगढ़ से इधर इस सड़क पर सर्विस स्टेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। वो लड़की घबराए हुए अंदाज में अपनी साथी लड़की से बोली, कौशलिया, अब क्या होगा? मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि हम सीधे सादे रास्ते से सीकर की जानब चले, मगर तुम्हारे सर पर तो एडवेंचर का भूत सवार था। दराज कामत कौशलिया झंझलाए हुए अंदाज में बोली, शांति, इस वक्त तो तुम भी पूरी तरह मेरी हम ख्याल थी। अब सारा इल्ज़ाम मुझको दे रही हो। वैसे भी ये थोड़ी पता था कि इस रास्ते में गाड़ी का इंजन जवाब दे जाएगा। शांति के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ा हुआ था, मगर अब क्या हो सकता था? इस जंगल में हम रात कैसे बसर करेंगे? वो दोनों बड़ी दिलचस्पी से उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उनके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, मगर मसनूई हमदर्दी ज़ाहिर करते हुए शंकरलाल बोला, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आपकी इस समस्या का हल भी निकल आएगा। शांति उम्मीद भरी नज़रें उस पर डालते हुए बोली, मिस्टर, आप शक्ल से भले आदमी लग रहे हैं। भगवान के लिए हमारी सहायता करें और हमें किसी तरह अलौर या राजगढ़ पहुंचा दें। हम आपका ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। बदरीमल ने जब देखा कि वो शंकरलाल के एहसान के बोझ तले दबी जा रही है, तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए बड़ी ही दिल गिरफ्तार गलोगेर आवाज़ में बोला, शांति जी, आप हमारे होते हुए इतनी चिंता न करें। इस वक्त तो आपको कहीं पहुंचाना हमारे बस में नहीं, मगर सुबह होते ही आप जहां चाहेंगी आपको पहुंचा दिया जाएगा, बल्कि मैं खुद आपको छोड़ कर आऊँगा। कौशलिया इसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोली, भाई साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर इस मुश्किल वक्त में हमारी कुछ मदद कर सकें। भाई साहब के अल्फाज सुनकर बदरीमल ने यूँ बुरा सा मुँह बनाया जैसे अचानक कुनैन की गोली हलक में जा पड़ी हो, मगर फिर तहम्मुल से बोला, आप यूँ हौसला न हारें और कुछ धीरे से काम लें। पहले तो ये बताएं कि इस वीरान सड़क पर आप शाम के समय कहाँ जा रही थी? शांति इस जरा पर रूहानी सी होकर बोली, हम दोनों जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं। अलौर में हमारी एक दोस्त की शादी थी, जिसमें शमूलियत के बाद हम वापस जयपुर जा रही थी, मगर एडवेंचर के शौक ने हमें इस मुसीबत में मुब्तला कर दिया। शंकरलाल निगाहों ही निगाहों में बदरीमल को कुछ इशारे करते हुए बोला, देखें जी, अब परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं। आप दोनों आज रात हमारे पास क़याम करें, सुबह होते ही आपको राजगढ़ पहुंचा दिया जाएगा।
कौशल्या तजब्जब का इजहार करते हुए बोली, मगर ये कैसे हो सकता है? बदरीमल मुस्कुराहट होंठों पर बखेरते हुए बोला, अरे भाई, अब अगर मगर की गुंजाइश ही कैसी है? आपको शायद इल्म नहीं कि अभी अंधेरा होते ही यहाँ चारों तरफ खूंखार रीछ और दूसरे जानवर मटर गश्त शुरू कर देंगे। वो इतने मुहज्जब नहीं होते कि परेशान हाल मुसाफिरों को कुछ ना कहें। शांति और कौशल्या ने एक दूसरे की जानब देखा और फिर किसी कतई फैसले पर पहुंचने के बाद बोली, ठीक है, अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं रह गया, मगर क्या आप दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं? शंकरलाल दांत निकालते हुए बोला, नहीं, हमारे यहाँ 3 और साथी भी हैं, एक बूढ़ी अजीज़ा भी है। अब किसी किस्म का फिक्र न करें। बूढ़ी खातून का सुनकर दोनों लड़कियाँ कदरे मुतमईन हो गई थीं। शंकरलाल और बदरीमल ने गाड़ी को धकेल कर सड़क के किनारे एक जानब खड़ा करके उसे लॉक कर दिया और इन दोनों लड़कियों को साथ लिए वापस कलानुमा इमारत की तरफ बढ़ गए। मेन गेट से दाखिल होने के बाद वो एक राहदारी में दाखिल हुए और उसके आखिरी सिरे पर एक हाल नुमा कमरे तक जा पहुँचे। इस बड़े कमरे को खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। कोने वाले सोफे पर नीम दराज लेटा 55 साला शख्स किसी मैगजीन के मुताले में मसरूफ था। इन लड़कियों को देखकर वो सीधा होकर बैठ गया और मैगजीन एक जानब रखने के बाद हैरान सा होकर चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। फिर सवालिया अंदाज से बदरीमल को घूरने लगा। बदरीमल कदरे मुअद्दब लहजे में बोला, सर, ये लड़कियां एक इत्तफाकी हादसे का शिकार हो गई हैं और रात यहाँ बसर करना चाहती हैं। ये कहते हुए उसने अपने चीफ राधे श्याम को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पस्तकामत राधे श्याम चंद लम्हे अपने गंजे सर पर हाथ फेरने के बाद बोला, ठीक है लड़कियों, बैठ जाओ, मगर तुमने साड़ी के ऊपर ये हैट क्यों पहन रखे हैं? क्या ये पहनावा तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? कौशल्या कदरे खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोली, श्रीमान जी, हम मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और हेल्थ केयर के बारे में हमें लोगों से ज़्यादा मालूमात हैं। हमें इल्म है कि शदीद सर्दी में अगर अपने सर और सीने को महफूज रखा जाए तो सर्दी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वैसे क्या ये टोपियां हमें अच्छी नहीं लग रही हैं? कौशल्या ने यह बात इन्हें दिल लुभाने वाले अंदाज में कही थी कि बूढ़े राधे श्याम को एक लम्हे के लिए अपना अहद शबाब याद आ गया था। जल्दी से बोला, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। और फिर तुम जैसी लड़कियां तो जो कुछ भी पहन ले वही चीज़ खूबसूरत हो जाती है। वैसे आज के बाद मैं भी हमेशा टोपी पहनने की कोशिश करूंगा ताकि सर्दी से बचा जा सके। वो अपनी गंजी चुंदिया पर हाथ फेरते हुए माजरत ख्वाहाना लहजे में बोला, वैसे मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं जितनी बालों के ना होने की वजह से लग रही है। असल में यह गंजापन हमारे ख़ानदान में मरूसी है, वरना तो बदरी लाल और शंकर लाल को इस बुढ़े को चीफ का ये वजाहती बयान इस वक्त जहर लग रहा था, क्योंकि इस रज़ाकाराना वजाहत की वजह तस्मीया वो अच्छी तरह समझ रहे थे। बदरीमल से रहा न गया तो वो बेसाख्ता बोल पड़ा, शांति जी, ये हमारे चीफ राधे श्याम जी बड़े ही काबिल अफसर हैं। चंद साल पहले रिटायर हुए थे, मगर महकमे ने इनकी अहलियत की बना पर इनकी खदमात दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर हासिल कर ली और अब ये पिछले 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। राधे श्याम उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए दुरुस्त लहजे में बोला, बदरीमल, ज़्यादा टर करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है तो बाकी दोनों को कहो कि बाहर जाकर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी संभाल लें और तुम दोनों याद रखो कि हमेशा अपनी हदूद में रहो, वरना तुम्हें शोकाज नोटिस भी मिल सकता है। वो दोनों से ज़ेरे लब गालियां देते हुए कमरे से बाहर निकल गए। शांति और कौशल्या वक्ती तौर पर अपनी परेशानी भूल कर इस दिलचस्प सूरत-ए-हाल से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। चीफ राधे श्याम भी गालबन इस वीराने में रहकर बुरी तरह उकता चुका था। वो उनके सामने यूँ बिछा जा रहा था जैसे ज़िंदगी में पहली बार किसी औरत की शक्ल देखी। दूसरी जानब बदरीमल और शंकरलाल पूरी इमारत में बिला मकसद घूमते हुए अपने खून जलाते फिर रहे थे और राधे श्याम की तमाम अगली पिछली नस्लों की शान में वजनी किस्म की गुस्ताखियों के मुर्तकिब हो रहे थे। दूसरी जानब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आज खाने का क्या इत्माम करें। वो शानदार खाना तैयार करके दोनों लड़कियों का दिल जीत लेना चाहते थे। इसी दौरान बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स 3 देहाती मर्दों और एक नौजवान लड़की के साथ अंदर दाखिल हुए।
वो लोग अपने हुलिये से ही गडरिये लग रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि ये भेड़ बकरियां चराते हुए इधर आ निकले हैं और वो इन्हें पकड़कर अंदर ले आए थे। बदरीमल और शंकरलाल की निगाहों का मरकज गडरिया लड़की ही थी, जो अपने देहाती लिबास के बावजूद इंतहाई पुरकशिश नजर आ रही थी। बदरीमल अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, शंकरलाल, आज तो भगवान को ज़्यादा ही मेहरबान है। वाकई जब वो देता तो छप्पर फाड़ कर देता। ये वीरान जंगल और 3 हसीनाएं, सच पूछो तो आज पहली बार मुझे जंगल में मंगल के मुहावरे का मतलब समझ आया है। उन्हें भी चीफ के हुजूर पेश किया गया। वो जहां दीदा शख्स था और ठंडी करके खाने का कायल था, लिहाजा दुरुस्त लहजे में गडरियों से बोला, तुम्हें पता नहीं है इस इलाके में मवेशी चराना मना? इस जुर्म में तुम्हें जेल भी भिजवाया जा सकता है, मगर अब तुम आ ही गए हो तो किसी कमरे में रात बसर कर लेना। और बदरीमल, सुनो, इनके रेवड़ से 2 बकरियां उठाकर उन्हें भून लो, क्योंकि आज कई ख़ास मेहमान आए हुए हैं, इसलिए खुसूसी एहतमाम होना चाहिए। इसके बाद शराब पीकर ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देने की कोशिश करेंगे। बदरीमल वगैरह ने फ़ौरन ही एक बकरा काट डाला और उसे भूनने लगे। इस दौरान वो सभी शराब नोशी में मसरूफ़ रहे थे। अलबत्ता तीनों गडरियों ने शराब पीने से माजरत कर ली थी कि आज उन्होंने विष्णु भक्ति का व्रत रखा हुआ है। राधे श्याम बोला, ठीक है, तुम विष्णु भगवान और कृष्ण कन्हैया को खुश करो, मगर ये तीनों गोपियाँ तो आज हमारा साथ देंगी। मगर तीनों लड़कियों ने भी खुद पीने से माजरत कर ली थी। अलबत्ता साकी गिरी के फ़राइज़ अंजाम देने की हामी भर ली। इन हरामियों के लिए यही गनीमत है कि इतनी खूबसूरत लड़कियों के हाथ से पी रहे हैं, लिहाजा जाम छलकने लगे। शराब की हरारत ने महफल को बड़ी हद तक गरमा दिया था। जैसे जैसे महफल शबाब पर आती गई, वैसे वैसे सभी के चेहरों की रंगत बदलती जा रही थी। बदरीमल और शंकरलाल अपने दोनों साथियों समेत यूं बात बात पर कह के लगा रहे थे जैसे उनकी लॉटरी निकल आई हो। अलबत्ता चीफ कदरे हवास में था और वो बदरीमल को मुखातब करते हुए बोला, इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे आना। मगर बदरीमल ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी। बाहर मौजूद दोनों गार्ड्स भी अंदर आकर बहती गंगा से हाथ धोने की फिक्र में थे। नशे में पूरी तरह धोते होने के बाद वो पांचों गोश्त पर यूं टूट पड़े थे जैसे अपनी जिंदगी का आखिरी खाना खा रहे हो। बाहर मौजूद तीनों गडरियों को खाना बाहर ही भिजवा दिया गया था, क्योंकि उन नीची जात के हिंदुओं को अपने साथ खाने में शामिल करके ये ऊंची जात के हिंदू अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहते थे। इसी दौरान शांति, कौशलिया और गडरिया के दरमियान अशारों में कुछ बातें हुई। फिर शांति ने धीरे से बदरीमल का हाथ दबाया और आंख दबाकर उसे बाहर चलने का इशारा किया। बदरीमल तो उस वक्त उसके इशारे पर जहन्नम में जाने के लिए भी तैयार था। फौरन लड़खड़ाते हुए कदमों से उसकी जानिब हो लिया। बाहर बरामदे में मौजूद गडरियों ने उसे आवाज़ निकालने का मौका दिए बगैर धर लिया था और जब तक वो सब कुछ समझ पाता उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर हाथ पांव बांधकर एक अंधेरे कोने में उसे डाला जा चुका था। शांति दोबारा कमरे में पहुंची तो कौशलिया शंकरलाल की कमर में हाथ डाले बाहर निकल रही थी। बरामदे में पहुंचते ही उसका हाजिर भी बदरीमल से मुख्तलिफ नहीं हुआ था। चीफ राधे श्याम, जो थोड़ा बहुत हवास में था, ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, अबे बदरीमल, ओ शंकरलाल, तुम दोनों कहाँ जाकर मर गए हो? कोई जवाब न मिलने पर बाकी दोनों गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, हरामियों, तुम दोनों यहीं जम कर बैठ गए हो। बाहर तुम्हारा बाप ड्यूटी देगा, दफ़ा हो जाओ, बहुत हो गई है। वो दोनों कहर आलूद निगाहें चीफ पर डालते हुए बाहर की जानब चल पड़े। बाहर निकलते हुए उनकी ललचाती हुई नज़रें लड़कियों पर ही थीं और होंठों पर चीफ के लिए बद्दुआएं थीं। बाहर मौजूद गडरियों ने मेन गेट पर पहुंचने से पहले ही उन्हें भी होश व खिरत से बेगाना कर दिया। कौशलिया चीफ के साथ लग कर बैठी हुई बोली, क्या बात है श्रीमान जी, आप अचानक ही बड़े चुप से हो गए हैं। मगर चीफ की छठी हिस्स अचानक ही किसी खतरे की निशानदेही करने लगी थी। उसका जिस्म तो नशे के ज़ेरे असर खासा ढीला पड़ चुका था, मगर खिलाफ तवक्को उसका ज़हन बड़ी हद तक सही काम कर रहा था। इसलिए वो कौशलिया को अचानक परे धकेलते हुए बोला, लड़की, ढंग से बैठो, मुझे तो तुम कोई बड़ी ही हर्राफा और चालबाज लगने लगी हो।
तुम दोनों मेरे मातहतों को थोड़ी देर पहले बाहर लेकर गई थी, मगर उनमें से कोई एक भी वापस नहीं आया। शांति जोरदार कहका लगाती हुई बोली, बुढ़े लोमड़, अब होश में आने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ पूरे खेत का सफाया कर चुकी हैं। इसके साथ ही वो गडरिया लड़की से मुखातब होकर बोला, तुम बाहर से सिकंदर वगैरह को बुला लो। चीफ महाराज पर तो सख्ता तारी हो गया था। कई सानियों तक गुस्से और नफरत की ज्यादती के सबब उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल पाई थी। अब सब कुछ उसकी समझ में आ रहा था। मगर इसी दौरान सिकंदर खलील और उसका साथी कमरे में दाखिल हुए जो गडरियों के बेस में थे। सिकंदर आगे बढ़ते हुए बोला, जीनत और पद्मा, अब मज़ीद ड्रामे की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन इस बूढ़े को भी बांध और यहाँ से निकलने की सोचो। चीफ को भी बांधकर छोटे से कमरे में धकेल दिया गया। बाकी चारों को भी उठाकर वहीं फेंक दिया गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वो खुली आंखों से सब कुछ देख रहे थे, मगर कुछ कहने या करने के काबिल नहीं रहे थे। चंद कमरे छोड़कर एक छोटे से कमरे में सिकंदर की माँ बंद थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब सिकंदर वगैरह अंदर दाखिल हुए तो चंद लम्हों के लिए उस बूढ़ी औरत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। उसे लगा जैसे वो जागते में कोई ख्वाब देख रही है। सिकंदर ने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ चूमे और उन्हें अपनी आंखों से लगा लिया। दोनों माँ बेटा खामोशी से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ये जज्बाती कैफियत जाने कब तक तारी रहती अगर जीनत दखल अंदाजी ना करती। सिकंदर साहब, तफसीली बातें बाद में होंगी, फ़िलहाल फ़ौरन यहाँ से निकल चलें, क्योंकि राह की तरफ से कोई ताज़ा मुसीबत किसी भी वक्त नाज़िल हो सकती है। खलील ने भी उसकी तायद की। सिकंदर सहारा देकर माँ को बाहर लाया। थोड़ी दूरी पर मौजूद अपनी गाड़ियों में बैठकर वो सब वहाँ से राजगढ़ की तरफ रवाना हो गए। राजगढ़ में दाखिले से पहले पुलिस की मोबाइल गाड़ी ने उन्हें रोक लिया और मुख्तलिफ उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। मगर जब खलील ने जेब से 100 के चंद नोट निकाल कर उनकी मुट्ठी में दिए तो उन्होंने बखुशी उन्हें वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी। उस वक्त सिकंदर को जाने क्यों अनजानी सी तकलीफ सी हुई थी। उसका ध्यान वतन अजीज़ की पुलिस की जानब चला गया था, जिसके बारे में भी यही तासर आम था कि उसके अक्सर अफराद को पैसा देकर कोई भी गैर कानूनी काम किया जा सकता है। मगर ये कैफियत लम्हाती ही थी। फ़ौरन ही उसने ये सोच कर इत्मीनान महसूस कर लिया कि हमारे दुश्मनों की हालत भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं। गोया मस्जिद वीरान देकर उसने ख़ुद को तसल्ली दे ली थी कि इधर भी सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। रात 12 बजे के बाद वो जयपुर में मुंशी खां के एक गैर मरूफ ठिकाने में दाखिल हो रहे थे। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रात 1:30 बजे की फ़्लाइट से सिकंदर की माँ जीनत के हमरा श्रीनगर के लिए रवाना कर दी गई, क्योंकि सिकंदर खां को इस बारे में कोई शुबा नहीं था कि इस वाक़े के बाद राह के हुक्काम बौले कुत्ते की माने चारों जानब फैल जाएंगे और सिकंदर की माँ और उसके अगवा करने वालों की तलाश शुरू कर देंगे। लिहाजा मुंशी खां के इंतहाई काबिल एतमाद रफ़ीक अब्दुल्ला के पास उन्हें रवाना कर दिया गया था, ताकि श्रीनगर में सिकंदर की माँ कुछ अरसा के लिए इत्मीनान से रह सके।